12 जून 2025 को एक और विमान हादसा हो गया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो एक बोइंग 7887 ड्रीमलाइनर थी, टेक ऑफ के ठीक बाद क्रैश हो गई। ये विमान हवा में 60 सेकंड तक भी नहीं टिक सका। अब हमें और आपको ही ये समझना है कि आखिर इसमें गड़बड़ी क्या हुई। एक ऐसा विमान जो टेक ऑफ के वक्त बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, अचानक लिफ्ट खो देता है और वापस जमीन की तरफ गिरने लगता है। क्या ये रखरखाव की गलती थी? क्योंकि आप उस वीडियो की कॉपी देख रहे हैं, असली वीडियो नहीं। ज्यादातर न्यूज मीडिया आउटलेट्स जल्दी में थे और सबसे पहले वीडियो अपलोड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वही वीडियो पोस्ट कर दिया जो उनके पास था। लेकिन बाद में हमें इसका असली वर्जन मिला और मैं वही असली वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। यही असली वीडियो कुछ ऐसे संकेत देता है जो हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आखिर एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुआ क्या। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए गए वीडियो में क्या गड़बड़ी थी। जैसे CNN का ये वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर स्क्रीन से रिकॉर्ड किया गया है। स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं और पीछे लोगों की आवाजें आ रही हैं। अब जरा इस नए वर्जन को देखिए, जो मुझे लगता है कि असली वीडियो है। ये ज्यादा क्लियर है और थोड़ा पहले से शुरू होता है। अब ध्यान से इसकी ऑडियो सुनिए और बताइए आपको क्या सुनाई देता है। क्या आपने वही सुना जो मैंने सुना? एक इंजीनियर के तौर पर हम पैटर्न ढूंढते हैं, हम चीजें सुनते हैं, महसूस करते हैं, और मुझे इसमें कुछ अलग सुनाई दिया। मैं इस वीडियो के पहले हिस्से को प्ले करूंगा जब प्लेन स्क्रीन के सामने से उड़ता है। ये एक बोइंग 787 जेट है जो आपके सामने उड़ रहा है। लेकिन क्या आपको इसमें हल्की सी प्रॉप प्लेन जैसी आवाज नहीं लगी? यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। क्या जो आवाज हमने सुनी वो राम एयर टरबाइन यानी R8 की थी? और मुझे लगता है यहां कोई गड़बड़ है दोस्तों। R8 का डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक होता है और ये 787 जैसी जेट्स में एक सेफ्टी फीचर है। जब इन ट्विन इंजन जेट्स के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं या फिर कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक खराबी आती है, तब R8 खुद ब खुद बाहर निकल आता है और इमरजेंसी पावर सप्लाई करने लगता है। 787 में इसे एक छोटे से पैनल के पीछे विंग और फ्यूजलेज के जॉइंट पर रखा जाता है। एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म इसे बाहर धकेलता है और जो आवाज आपने सुनी, मुझे लगता है कि वो उसी R8 की आवाज थी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जापान एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो इमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी, उसमें R8 डिप्लॉय हुआ था। उसमें आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि वो किस तरह की आवाज करता है, ठीक वैसी ही जैसी प्रोपेलर वाले छोटे प्लेन की होती है। जैसे ही प्लेन आता है, आप देखेंगे कि फ्यूजलेज के पीछे के हिस्से में ये छोटा टरबाइन घूम रहा है और वो आवाज कर रहा है। एक और उदाहरण है बोइंग के टेस्ट फैसिलिटी का वीडियो। उसमें भी 787 आ रहा है और आप सुन सकते हैं R8 की आवाज जैसे कि कोई ड्रोन उड़ रहा हो। ध्यान दीजिए कि वो वीडियो भी एक कंप्यूटर स्क्रीन से रिकॉर्ड किया गया है। आप माउस मूवमेंट देख सकते हैं। प्लेन रनवे पर दौड़ रहा है और जैसे ही वो उस चेकर्ड बिल्डिंग के पीछे से निकलता है, वहीं टेक ऑन ऑफ होता है। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ होती है। अब यहां पर देखो, नाक नोस उठ रहा है ठीक इसी जगह के आसपास, और वहां वो गया। अब तक सब कुछ बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। मुझे कोई धुआं नहीं दिख रहा, न ही कुछ जलता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो काफी धुंधला ग्रेनिवार है, इसलिए ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि विमान में कोई गड़बड़ी थी या नहीं। ये लगभग 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर वहां से नीचे जाना शुरू कर देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बाएं तरफ बहक रहा है या ये सिर्फ कैमरे के एंगल की वजह से लग रहा है, लेकिन ये जरूर है कि ये वापस नीचे की ओर जा रहा है। किसी पॉइंट पर कुछ गड़बड़ हो गई और अब ये वहीं नीचे गिरने वाला है। लेकिन आप असल में प्लेन को टकराते नहीं देखते, आप बस एक आग का गोला, फायरबॉल दूर में देखते हैं। और यही सब कुछ था जो इस सिक्योरिटी कैमरे के वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। अब अगर हम फ्लाइट रडार 24 के डेटा को देखें तो यहां दिखता है कि टेक ऑन ऑफ कहां हुआ। सबसे पहले ये फ्लाइट अहमदाबाद से दोपहर 1:10 पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन ये असल में 1:38 पर टेक ऑन ऑफ करती है। दिन में इससे पहले की एक फ्लाइट के किसी पैसेंजर ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो दिखा रहा था कि प्लेन के अंदर बहुत गर्मी थी, जैसे एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही थी। अब ये पता नहीं कि वो वीडियो किसी असली पैसेंजर का था या नहीं,
क्योंकि ऐसे बड़े हादसों के वक्त बहुत बार नकली जानकारी भी वायरल कर दी जाती है। तो ये फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करती है और जो मैक्सिमम ऊंचाई हम डेटा में देख रहे हैं वो लगभग 625 फीट है और उस वक्त ग्राउंड स्पीड थी 174 नॉट्स। ये स्पीड भी 1 के आसपास की लगती है, यानी वो स्पीड जिस पर प्लेन को टेक ऑफ करना होता है। अब क्या कोई और स्थितियां थीं जिनकी वजह से ये संख्या प्रभावित हुई, वो मुझे अभी नहीं पता। वैसे इस डेटा में ज्यादा कुछ दिखता नहीं, बस बूम बूम और सब खत्म, ज्यादा डेटा पॉइंट्स नहीं है। इससे पहले जो वीडियो क्लिप मैंने दिखाया उसमें जो सिक्योरिटी कैमरा था वो शायद रनवे के बाईं ओर कहीं लगा था। प्लेन टेक ऑफ करता है, लगभग 725 फीट तक उड़ता है, फिर ऊंचाई कम होने लगती है और फिर ये नीचे गिरने लगता है। ये गिरकर बीजी मेडिकल कॉलेज के पास जाकर क्रैश करता है। फ्लाइट की दिशा यही थी, ये इधर आया और फिर इन इमारतों में से किसी एक से टकरा गया। क्रैश साइट पर आग लग गई थी और बहुत सारे लोग वहां मदद करने के लिए पहुंच गए थे। वहां पर जैसे अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसा एक मेडिकल कॉलेज के पास हुआ जहां तुरंत सहायता मिल सकती थी। अब जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो नुकसान का अंदाजा लगेगा। यहाँ देखो, प्लेन का लैंडिंग गियर एक इमारत के अंदर घुसा हुआ दिख रहा है और ये शायद प्लेन का पिछला हिस्सा लग रहा है। हालांकि तस्वीर से पहचानना मुश्किल है, ये शायद टेल है और यहाँ पर एक और हिस्सा है जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है। इसके बाद एक एरियल व्यू, ऊपर से लिया गया दृश्य भी है जिसमें आप वही हिस्सा देख सकते हैं। यानी प्लेन पूरी तरह से चिथड़े हो गया और आप सोचेंगे कि कोई कैसे इसमें जिंदा बच सकता है। लेकिन दोस्तों, जरा देखिए मिस्टर रमेश विश्वास कुमार को। मुझे उम्मीद है कि मैंने उनका नाम सही लिया है, शायद नहीं भी। ऐसा बताया गया है कि उनकी उम्र लगभग 45 साल है और वो सीट 11A पर बैठे थे, न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार। अब वो कहते हैं कि उन्होंने प्लेन से कूदकर जान बचाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उड़ते प्लेन से छलांग लगाई होगी। शायद प्लेन क्रैश के बाद टूटा और फिर वो मलबे से बाहर कूदे। न्यूज में उनकी हॉस्पिटल की फोटो दिखाई गई है और नीचे उनकी असली बोर्डिंग पास की फोटो भी है जिसमें सीट 11A साफ दिख रही है। अगर हम बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का फ्लोर प्लान देखें, खासकर फ्लाइट 171 का, और बोर्डिंग पास को सही माने तो रमेश कुमार जी सीट 11A पर थे, जो कि अपग्रेडेड बिजनेस क्लास सेक्शन का आखिरी रो होता है। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि कोई इसमें कैसे जिंदा बच सकता है, क्योंकि ये विंग्स पंखों के पास होता है और यहाँ पर फ्यूल टैंक मौजूद होते हैं और मुझे लगता है कि पूरी तरह से भरे हुए विमान में टेक ऑफ के तुरंत बाद विस्फोट का अधिकतम प्रभाव यही होता है। तो ये तो एक चमत्कार ही होगा, भगवान का करिश्मा, कि शायद किसी तरह से हो सकता है कि इस विंग का कोई हिस्सा फट गया हो और उससे एक छेद बना हो जिससे वो बाहर कूद सके। अब हो सकता है कि अनुवाद, बातचीत और भाषा में कुछ गड़बड़ हो गई हो, लेकिन जो कहानियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें कहा गया है कि उन्होंने दावा किया कि वो प्लेन से कूद गए। अब मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब है कि उन्होंने प्लेन से क्रैश से पहले छलांग लगा दी। ऐसा करने पर कोई जिंदा नहीं बच सकता। मेरा मानना है कि वो कहना चाहते थे कि प्लेन क्रैश हुआ, उसके टुकड़े हो गए और फिर उन्होंने उस मलबे से कूदकर अपनी जान बचाई। अब जब हम फिर से सिक्योरिटी कैमरे वाले वीडियो पर लौटते हैं तो जैसे ही प्लेन ऊपर जाता है आपको वहां कोई भी समस्या नजर नहीं आती, लेकिन उन्हें जरूर कुछ गलत होने का आभास हो गया होगा। शायद यहीं कहीं उन्होंने मेडे कॉल दी होगी। हमें पता है कि उन्होंने मेडे कॉल दी थी और फिर प्लेन यहीं से नीचे गिरने लगता है। तो जरूर उन्होंने जैसे ही टेक ऑफ किया महसूस कर लिया होगा कि शायद पावर पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि या तो दोनों इंजन ठीक से थ्रस्ट नहीं कर रहे थे या फिर शायद वो फेल हो रहे थे या कोई इलेक्ट्रिकल समस्या हो गई थी, और यही कारण हो सकता है कि रैम एयर टर्बाइन रेटी डिप्लॉय हो गया। लगभग हर प्लेन क्रैश वीडियो में लोग हमेशा ये देखते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि फ्लैप्स लगे हुए थे इसलिए प्लेन हवा में नहीं टिक सका। लेकिन इन धुंधले वीडियो में यह बताना काफी मुश्किल होता है कि फ्लैप्स सही तरीके से लगे थे या नहीं। तो इस समय हम इस बारे में निश्चित कुछ नहीं कह सकते। हमें इतना जरूर पता है कि अमेरिका ने NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड से किसी विशेषज्ञ को भेजा है ताकि वो भारत में जांच में मदद कर सके। अब NTSB असल में विशेषज्ञ होते हैं। वो फ्लाइट रिकॉर्डर के डेटा को पढ़ने और समझने में माहिर होते हैं
तो उम्मीद है कि वो ब्लैक बॉक्स रिकवर कर पाएंगे और ये जान सकेंगे कि आखिर उस समय कंप्यूटर में क्या इनपुट दिए जा रहे थे। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बोइंग पर पिछली घटनाओं की वजह से गुस्सा निकालते हैं, लेकिन सच कहूं तो ड्रीम लाइनर की सुरक्षा का रिकॉर्ड शानदार रहा है। यह एक बहुत ही सुरक्षित विमान है। ये करीब 2011 से उड़ान भर रहा है और मेरा मानना है कि दुनिया भर में इसके लगभग 11 विमान हैं और इससे पहले कभी कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ और न ही अब तक इसका कोई हुल लॉस यानी प्लेन पूरी तरह खत्म हो जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि इसे एक बेहद सुरक्षित विमान माना जाना चाहिए और जो कुछ भी हुआ है वो शायद एक असाधारण एक बार की घटना हो। क्या ये मेंटेनेंस की गलती थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्लेन के पास पर्याप्त थ्रस्ट नहीं था, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सामान्य लग रहा था। प्लेन ने ज्यादा झुकाव टील नहीं लिया जिससे स्टॉल हो जाता, बल्कि प्लेन लैंडिंग तक बिल्कुल लेवल संतुलित बना रहा। इसका मतलब है कि पायलट्स ने जो कुछ भी उनके बस में था उसे अच्छी तरह से संभालने की कोशिश की। अब इसमें ये मायने नहीं रखता कि आपकी ग्राउंड स्पीड क्या थी, क्योंकि एक बार जब आप हवा में आ जाते हैं, अगर इंजन से पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिल रहा तो स्पीड कोई मायने नहीं रखती, प्लेन नीचे आ ही जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और शानदार वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।